हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मास इंग्लिश ग्रामर। मास इंग्लिश ग्रामर पर पुनः आपका एक बार स्वागत है। और आज हम लेकर के आए हैं टेंस टॉपिक। इसके पहले हमने डिस्कशन किया है टेंस से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट्स के बारे में। एक ओवरऑल हमने टेंस के बारे में डिस्कशन किया था। आज हम एक पहले टेंस को लेकर के चलते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। समझते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अगर हम स्ट्रक्चर्स की बात करें तो यहाँ पर जो बेसिक स्ट्रक्चर है, सिंपल का जो स्ट्रक्चर होता है वह होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म क्या होता है समझेंगे। ठीक है, मान लो कि हम एक वर्ब लेते हैं मेक। एक वर्ब हमने ली मेक। मेक हो गया फर्स्ट फॉर्म, फिर हुआ मेड जो कि सेकेंड फॉर्म होगा। इसका थर्ड फॉर्म भी मेड होता है। मेकिंग फोर्थ फॉर्म होगा। और जब इसमें एस या ईएस लगाते हैं तो मेक्स हो जाता है जो कि फिफ्थ फॉर्म होगा। ठीक है, तो ये टेंस के किसी भी वर्ब के इस तरीके से 5 फॉर्म होते हैं। फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म। अब हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो स्ट्रक्चर होता है वह होता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। समझते हैं इसको। देखिए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म। जो फिफ्थ फॉर्म होता है उसमें हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का यूज करते हैं। पहले हम स्ट्रक्चर देख लेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे कि कितनी कंडीशंस में इसका उपयोग किया जाता है। प्रेजेंट, स्पेशली प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बात होगी और इससे रिलेटेड एक भी डाउट आपको नहीं रहेगा। ठीक है, हम फुल्ली डिटेल्स में इसको डिस्कशन करेंगे। सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म। फिफ्थ फॉर्म को हम क्या कहते हैं? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ जब एस या ईएस लगा दिया जाता है तो वह होता है वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। किस सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म यूज करेंगे तो ये हमने पहले भी बताया है, फिर एक बार बता देते हैं। आई, वी, यू, दे और प्लूरल के साथ हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। एंड, ही, शी, इट, नेम, सिंगुलर सब्जेक्ट या फिर कोई सब्जेक्ट अनकाउंटेबल है तो हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का यूज करते हैं, जिसे हम वर्ब का फिफ्थ फॉर्म कहते हैं। कॉन्सेप्ट समझ में आया? पॉजिटिव स्ट्रक्चर जो रहेगा वह क्या रहेगा? आई, वी, यू, दे प्लूरल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज किया जाता है और ही, शी, नेम, इट सिंगुलर या फिर अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस को डिस्कशन करते हैं। सेकेंड की बात करें, अगर हम इसी के नेगेटिव स्ट्रक्चर की बात करें तो नेगेटिव स्ट्रक्चर रहेगा सब्जेक्ट प्लस डोंट या फिर डजंट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, यह नेगेटिव सेंटेंस होता है। नेगेटिव सेंटेंस में हम ऊपर वालों के साथ डोंट का यूज करते हैं और नीचे वालों के साथ डजंट का यूज किया जाता है। फ्रेंड्स, यहां पर आपको एक बात जरूर ध्यान रखना है कि जब किसी सेंटेंस में डोंट या डजंट का यूज कर लिया गया हो तो वहां पर वर्ब का केवल और केवल फर्स्ट फॉर्म उपयोग किया जाएगा। वर्ब के साथ फिर हम एस या ईएस नहीं लगाएंगे। ठीक है, इसी के अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस की हम बात करें तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस की शुरुआत जो होती है वो डू या डज से होती है, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। प्रश्न पूछते हैं इसलिए क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये इंट्रोगेटिव हो गया। इसी तरीके से इंट्रोगेटिव नेगेटिव जब आता है तो डोंट या फिर डजंट प्लस सब्जेक्ट
प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। इस डोंट या डजंट को डू डज सब्जेक्ट के साथ नोट करके भी लिखा जा सकता है। नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन वर्ड। जब हम प्रश्न पूछते हैं तो प्रश्न पूछते समय सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड का यूज किया जाता है, फिर इंटेरोगेटिव सेंटेंस को लिख देते हैं। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में आएगा डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। ठीक है, यह 4 सेंटेंस स्ट्रक्चर हमारे सामने लिखे हुए हैं। ठीक है, टोटल 5 हो जाएंगे। ठीक है, क्या बताते हैं इन स्ट्रक्चर्स के माध्यम से? हम जनरली अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करते हैं तो हम बताते हैं डेली रूटीन। ठीक है, जनरली। इसके बाद जब हम इसके सारे स्ट्रक्चर्स को पढ़ेंगे तो समझेंगे कि क्या यूज होता है। ये समझ में आ गया। स्ट्रक्चर, पॉजिटिव स्ट्रक्चर में हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या फिर वर्ब का फिफ्थ फॉर्म उपयोग करते हैं। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही रहता है। फिफ्थ फॉर्म जो होता है उसमें वर्ब के साथ एस या ई एस उपयोग किया जाता है। उसमें वर्ब के साथ एस या ई एस का उपयोग किया जाता है। ठीक है, नेगेटिव जो स्ट्रक्चर रहेगा वो डोंट और डजंट के साथ फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, आई होप सो। अब समझते हैं कि यह जो प्रेजेंट इंडेफिनिट की हम बात करते हैं ये आखिरकार होता क्या है और इसका उपयोग क्या किया जाता है। पहला है टू एक्सप्रेस सम हैबिचुअल एक्शंस। अब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की जब भी बात करेंगे तो हम बताएंगे क्या? सबसे पहले हम बताएंगे हैबिचुअल एक्शंस। हैबिचुअल एक्शंस मीन्स कौन व्यक्ति क्या काम करता है, इस तरीके का कोई सा स्टेटमेंट अगर दिया हुआ है एग्जाम में तो वहां पर हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का उपयोग करना है। कोई सा भी स्टेटमेंट इस तरीके से लग रहा हो कि यह रेगुलर बेसिस पर हैबिचुअल एक्शन की बात हो रही हो। दूसरा, अगर डेली रूटीन से संबंधित कोई चीज लग रही हो या फिर कस्टम, कोई परंपरा, रीति रिवाज से रिलेटेड लग रहा हो। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंसेस को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट स्ट्रक्चर इसका क्या होता है? तो इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस ऊपर वालों के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, नीचे वालों के साथ वर्ब फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस मतलब फिफ्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है सर, हमें तो नहीं पहचान में आता, जैसे कि शी, हम नहीं पहचान पाते क्योंकि हमारे सामने एग्जाम में लिखा हुआ आता है कि शी ब्लैंक इंग्लिश ऑलवेज। ठीक है, शी ब्लैंक इंग्लिश ऑलवेज। अब हमारे सामने लिखा हुआ है कि स्पीक का करेक्ट फॉर्म यूज करो। ठीक है, तो हम पहचान नहीं पाते कि यहां पर स्पीक का करेक्ट फॉर्म, क्योंकि यहां पर स्पोक का भी यूज किया जा सकता है, स्पीक्स का भी यूज किया जा सकता है, एम इज आर के साथ स्पीकिंग का भी यूज किया जा सकता है, और हैव या हैज के साथ स्पोकन का भी यूज किया जा सकता है। सपोज यू हैव दीज 4 ऑप्शंस। एक ब्लैंक दिया हुआ है और इस ब्लैंक में ये 4 विकल्प अगर आपको दिए हुए हैं कि इन 4 ऑप्शंस में से किसी एक को टिक करना है, किसी एक का यूज करना है, तो इन दैट केस आप हिंट पहचान सकते हैं। कैसे? यहां पर एक हिंट ये हो सकती है कि अगर जब भी प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात होगी तो वहां पर कुछ ना कुछ एडवर्ब दी हुई होगी। एडवर्ब क्या होता है? तो एडवर्ब किसी काम करने का मैनर हो सकता है, किसी काम करने का तरीका हो सकता है, काम करने की फ्रीक्वेंसी हो सकती है, काम करने का टाइम हो सकता है, काम करने का प्लेस हो सकता है। तो उसको डिस्क्राइब करने के लिए एडवर्ब्स का यूज किया जाता है। और यहां पर जो हमने वर्ड्स यूज करे हैं ये मोस्टली एडवर्ब्स हैं। इसमें क्या है? एडवर्ब्स है, कुछ एडजेक्टिव्स हैं। तो हम समझते हैं उन फ्रेजेस को कि जिससे हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि यह हमारा टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का होगा या फिर हमें इस स्ट्रक्चर का यूज करना है।
कब? जब हमें वर्ड्स दिए हुए हो। कौन सा? अगर किसी सेंटेंस में ऑलवेज लिखा हुआ है, नेवर लिखा हुआ है, यह जो वर्ड्स मैं बता रहा हूं इनको आप अपने नोट्स में नोट डाउन कर लेंगे। क्यों? क्योंकि हमें कहां पर इस स्ट्रक्चर का यूज करना है, तो जहां पर हमें ये सारे वर्ड्स दिखेंगे वहां पर हमें इस स्ट्रक्चर का यूज करना है। बात समझ में आ रही? जहां पर भी हमें ये वर्ड्स दिख जाते हैं स्टेटमेंट में, किसी सेंटेंस में, तो हमें इस प्रेजेंट इंडेफिनेट के स्ट्रक्चर का यूज करना है। ठीक है? ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा, नेवर मीन्स कभी नहीं, सेल्डम मीन्स होता है कदाचित या कभी कभी, ऑफन मीन्स होता है अक्सर, समटाइम्स मतलब होता है कभी कभी, डेली रेगुलर जनरली सामान्यतः, स्केर्सली मतलब बड़ी मुश्किल से, यूजुअली सामान्यतः, फ्रीक्वेंटली मतलब बार बार, एवरी डे मीन्स प्रतिदिन, एवरी वीक यानी प्रति सप्ताह, एवरी मंथ मतलब प्रति महीने, ट्वाइस अ वीक एक महीने में 2 बार। इस तरीके के शब्द जो कहीं ना कहीं फ्रीक्वेंसी को बता रहे हैं, ऐसे शब्दों के साथ हम प्रेजेंट इंडेफिनेट का यूज करते हैं। ठीक है? तो हमने क्या बात करी कि प्रेजेंट इंडेफिनेट जो स्ट्रक्चर्स हमने सामने यूज किए हैं, ये क्या बताता है? ये बताता है भैया डेली रूटीन को बताता है। क्या होगा इसका अर्थ? इसका अर्थ होगा कि कोई व्यक्ति कोई काम करता है। ठीक है? इसका अर्थ होगा कि कोई व्यक्ति कोई काम नहीं करता है। ठीक है? इसका यूज होगा, पूछेंगे इसमें कि क्या करता है, क्या नहीं करता है, और कब, कहाँ, क्यों, कैसे कोई भी कार्य करता है। ठीक है? तो इस स्ट्रक्चर जो हमें स्ट्रक्चर दिया हुआ है, इस स्ट्रक्चर का उपयोग हम कहाँ पर कर रहे हैं? तो इस स्ट्रक्चर का उपयोग हम किसी व्यक्ति के हैबिचुअल एक्शन, डेली रूटीन और कस्टम को बताने के लिए करते हैं। अगर हमें किसी स्टेटमेंट में इस तरीके के कोई वर्ड्स दिखते हैं तो हम वहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनेट या प्रेजेंट सिंपल का उपयोग करते हैं। ठीक है? आपको एग्जाम्पल के माध्यम से बताया कि भैया अगर इस तरीके का सेंटेंस आ जाता है तो वहां पर आया क्या? ऑलवेज। और ऑलवेज हमारे वर्ड्स में दिया हुआ है, जी हाँ ऑलवेज दिया हुआ है। तो ऐसी स्थिति में हमें कौन सा स्ट्रक्चर का यूज करना है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या एस या ई एस का यूज करना है। तो एस या ई एस वाला कौन सा है? ये स्पीक्स है। ठीक है? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? शी स्पीक्स इंग्लिश। कैसे पहचाना? इस वर्ड की हेल्प से। नेक्स्ट समझते हैं, आई गो आउट फॉर अ वॉक डेली। देखिए ये उसी के एग्जाम्पल्स हैं। यहां पर वर्ड क्या आ रहा है? डेली। ठीक है? ही नेवर कम्स, नेवर आ गया। दे ऑफन, अक्सर। ठीक है? द मुस्लिम्स बरी देयर। ठीक है? ये सामान्य स्टेटमेंट है। ही टेक्स एक्सरसाइज इन द मॉर्निंग। ठीक है? तो यहां पर जो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, यहां पर जो सेंटेंसेस दिए गए हैं, ये कहीं ना कहीं हमें हिंट दे रहे हैं क्या? कि भैया ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो स्टेटमेंट है, ये किसके हैं? प्रेजेंट इंडेफिनेट के हैं। और प्रेजेंट इंडेफिनेट के बारे में हमने आपको क्या बताया है? हमने बताया है कि आई वी यू दे, हमने बताया है आपको कि आई वी यू दे के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म अगर पॉजिटिव की बात हो रही है, नेगेटिव की बात हो रही है तो डोंट। और ही सी नेम इट सिंगुलर के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस अगर पॉजिटिव की बात हो रही है, और अगर नेगेटिव की बात हो रही है तो हम डजंट का यूज करते हैं। ठीक है? तो आप देखिएंगे आई गो, आई ऊपर वाला है, वर्ब के साथ क्या यूज किया गया है? यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म यूज किया गया है। ठीक है? ही नेवर, अब ही नीचे दिए हुए ही सी नेम इट के साथ है, तो इसमें वर्ब के साथ क्या यूज कर लिया है? एस या यस। नेक्स्ट है दे, ऊपर वाली कैटेगरी में, इसलिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। द मुस्लिम्स प्लूरल है, प्लूरल है इसलिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ठीक है? ही टेक्स सिंगुलर है इसलिए वर्ब के साथ एस या ईएस। इट मीन्स सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, इसको समझ लेंगे एक और पॉइंट क्या? अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम वर्ब के साथ एस या ईएस लगाएंगे, और अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम वर्ब के साथ एस या ईएस नहीं लगाएंगे। जैसे कि ही सिंगुलर है तो वर्ब के साथ टेक्स आया, मुस्लिम्स प्लूरल है तो बरी के साथ एस या ईएस नहीं लगाया, दे प्लूरल है इसलिए कम आया। ठीक है? और आई वी यू दे का फिक्स्ड है कि आई वी यू दे के साथ हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, और ही शी नेम इट सिंगुलर के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का यूज करते हैं। नेक्स्ट, टू एक्सप्रेस सर्टेन जनरल, परमानेंट और साइंटिफिक ट्रूथ।
जो शाश्वत सत्य जिसको कहा जाता है, ठीक है। सामान्य चिरंतन मतलब शाश्वत सत्य, वैज्ञानिक सत्य मतलब जो साइंटिफिक फैक्ट हो कि भैया वाटर है ना बॉयल से 800 डिग्री सेल्सियस, पानी जो है 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, ये क्या है साइंटिफिक ट्रूथ है, ठीक है। तो इस तरीके के जो स्टेटमेंट्स होते हैं, जो यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं, जो पूरे वर्ल्ड में एक समान वैसा ही होता है, तो इनको रिप्रेजेंट करने के लिए भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर क्या है, तो वही स्ट्रक्चर है जो हम अभी तक बात करते हुए आ रहे हैं। सब्जेक्ट प्लस ऊपर वालों के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, नीचे वालों के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। सर ये ऊपर वाले नीचे वाले क्या है, तो भैया ऊपर वाले नीचे वाले मतलब आई वी यू दे प्लूरल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ही सी नेम इट सिंगुलर के साथ वर्ब फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस, ठीक है। समझते हैं कि क्या यह उसी के साथ, भैया द सन, सूर्य राइजेस इन द ईस्ट, सूर्य दिशा पूर्व दिशा से उगता है, मतलब ये क्या है यूनिवर्सल ट्रूथ है, शाश्वत सत्य है। नेक्स्ट, आगरा स्टैंड्स ऑन द बैंक ऑफ द यमुना। आगरा जो है कहाँ पर है, तो यमुना नदी के बैंक मतलब होता है किनारे, तो यमुना नदी के किनारे पर है, तो ये भी क्या है एक सत्य है सामान्य जो सबको पता है, ठीक है। वाटर फ्रीजेस, पानी जम जाता है कब, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री सेंटीग्रेड जब टेम्परेचर होता है तो वो वाटर क्या करता है जम जाता है, फ्रीज हो जाता है, ठीक है। ऑयल फ्लोट्स, जो ऑयल होता है वो बहता है कहाँ पर, ऑन द वाटर, पानी के ऊपर। तो ये सारे क्या है, ये साइंटिफिक ट्रूथ है, ये शाश्वत सत्य है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो इनको बताने के लिए भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करते हैं। सर प्रेजेंट इंडेफिनिट मतलब क्या, प्रेजेंट इंडेफिनिट मतलब यह स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। पहला क्या पढ़ा हमने कि भैया अगर इस तरीके का कोई स्टेटमेंट दिए, हैबिचुअल एक्शन, डेली रूटीन और कस्टम की बात हो रही हो और अगर ये वर्ड्स हमारे सामने यूज किए गए हो तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करेंगे, तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करेंगे। दूसरी बात हमने क्या बोली कि अगर कोई सर्टेन जनरल परमानेंट या साइंटिफिक ट्रूथ है, कोई सा भी ट्रूथ क्या हो, सर्टेन हो, परमानेंट हो या साइंटिफिक ट्रूथ हमारे सामने दिया हुआ हो, तो उसके लिए भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही यूज करते हैं। नेक्स्ट है टू एक्सप्रेस सर्टेन फैक्ट दैट इज ट्रू एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग और प्रेजेंट मूवमेंट। जैसे इसको बोल सकते हैं कि हाल ही में या मौजूद समय में घटने वाली घटनाओं को व्यक्त करने के लिए, जैसे द इनलैंड लेटर कॉस्ट 75 पैसे। भाई वर्तमान में क्या होता है कि भाई इनलैंड लेटर जो है वो कितने, उसकी कीमत क्या है 75 पैसे। और स्कूल्स ओपन, हमारी स्कूल खुलती है कितने बजे, 8-9 PM, ठीक है आजकल दिस डेज। सरला रीड्स, सरला पढ़ती है कहाँ, कौन सी स्टैंडर्ड में या कौन सी क्लास में, तो इन 8th क्लास। तो यह क्या है, ये जब हम बोल रहे हैं उस समय के स्टेटमेंट है, जब हम बोल रहे हैं उस समय का स्टेटमेंट। जैसे आज का स्टेटमेंट क्या है, आज का स्टेटमेंट यह है कि हम रेगुलर क्लासेस लेते हैं, तो ये हमारा अभी इस समय जो कंडीशन है उसके हिसाब से स्टेटमेंट हम दे रहे हैं। तो ये क्या होगा कि जो प्रेजेंट के कुछ स्टेटमेंट है जो रेगुलर बेसिस पर होते हैं, तो उस समय भी हम क्या करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करते हैं। नेक्स्ट है इन विविड नरेशन एज अ सब्स्टिट्यूट ऑफ द सिंपल पास्ट। किसी कहानी में पास्ट कोई स्टोरी चल रही है और उस स्टोरी में पास्ट इंसिडेंट को हमें डिस्क्राइब करना हो तब भी हम प्रेजेंट, जैसे लक्ष्मीबाई राइड्स अ हॉर्स एंड लीड्स हर आर्मी, ठीक है। यह क्या है, ये एक्चुअल में एक स्टोरी चल रही है और स्टोरी में कोई घटना घट रही है और उस समय अगर उसको घटना को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि भाई अभी क्या होता है, तो लक्ष्मीबाई राइड्स अ हॉर्स, लक्ष्मीबाई हॉर्स चलाती है, एंड लीड्स हर आर्मी और अपनी आर्मी का नेतृत्व करती है। शिवाजी नाउ ड्रॉज हिज स्वॉर्ड, शिवाजी अपनी तलवार निकालते हैं, एंड अटैक्स द एनिमी, और जो शत्रुओं पर हमला करते हैं। इमीडिएटली तुरंत द सुल्तान हरीज टू हिज कैपिटल, सुल्तान जो है अपनी कैपिटल, अपनी राजधानी की तरफ वो चला गया। समझ में आए। तो जब विविड नरेशन, जब नरेट कर रहे हो, जब कह करके सुना रहे हो, जब कह करके बता रहे हो, तो उस समय क्या होता है कि किसी भी इंसिडेंट को इस तरीके से डिस्क्राइब किया जाता है कि प्रेजेंट में वो चल रही हो, व्यक्ति उसको इमेजिन करता हुआ चले। तो इसलिए इस तरीके की कोई पास्ट के इंसिडेंट को जब हम नरेट करते हैं तो नरेट करते समय
हम प्रेजेंट इंडेफिनेट का यूज कर सकते हैं। किसका यूज कर सकते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनेट का यूज कर सकते हैं। सर प्रेजेंट इंडेफिनेट आखिरकार प्रेजेंट इंडेफिनेट होता क्या है? तो भैया इसका स्ट्रक्चर एकमात्र स्ट्रक्चर यही है, क्या? सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऊपर वालों के साथ, नीचे वालों के साथ वर्ब फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस मतलब फिफ्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये जितनी भी हम बातें बता रहे हैं ये सभी में इसी स्ट्रक्चर को फॉलो किया जाएगा। नेक्स्ट, अगर किसी क्योटेशन को दोहराने के लिए भी, जैसे किट्स ने कहा है, अरे भैया ये किट्स और शेली कौन है? ये भैया रोमांटिक पोएट है। सर रोमांटिक पोएट किस तरीके के पोएट होते हैं? वे पोएट्स जो प्रकृति की बातें करते हैं, वे पोएट्स जो नेचर की बात करते हैं, जो प्रकृति की बात करते हैं, जो पेड़ों की बात करते हैं, जो पक्षियों की बात करते हैं, ऐसे पोएट्स को इंग्लिश लिटरेचर में रोमांटिक पोएट कहा जाता है। और इसके अंतर्गत कौन है? किट्स और शेली। किट्स कहते हैं, क्या कहते हैं कि अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, कि कोई व्यक्ति चीज अगर सुंदर है तो वह हमेशा के लिए क्या है? जॉय है, प्रसन्नता है। इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड, अगर विंटर आ गया है तो स्प्रिंग वहां से बहुत दूर होता है। ठीक है, तो इस तरीके का मतलब क्या है? ये उनके द्वारा दिए गए स्टेटमेंट है, उनके द्वारा दिए गए क्या होता है? स्टेटमेंट। जैसे मान लो कि सपोज गांधी जी ने कोई सा स्टेटमेंट दिया है कि ट्रूथ ऑलवेज विंस, ट्रूथ ऑलवेज विंस, तो अब ये उन्होंने स्टेटमेंट उस समय दिया था, उन्होंने इस स्टेटमेंट आज से 50 साल पहले दिया था, 150 ईयर्स पहले दिया था। ठीक है, लेकिन वो स्टेटमेंट आज की कंडीशन में भी सत्य है, क्योंकि वो क्योटेशन है और वो शाश्वत सत्य है। तो इस तरीके के स्टेटमेंट्स को भी हम प्रेजेंट इंडेफिनेट में लिखते हैं। किस में लिखते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनेट में लिखते हैं। तो क्या होगा? अ थिंग ऑफ, ये इस तरीके की क्योटेशन को भी प्रेजेंट इंडेफिनेट में दोहराने के लिए यूज किया जाता है। प्रेजेंट इंडेफिनेट का स्ट्रक्चर क्या है? वही सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। टू एक्सप्रेस अ प्लान्ड फ्यूचर एक्शन, निकट भविष्य में कोई सी इंसिडेंट घटना होने वाली हो, कोई एक्शन होने वाली हो और वो हमारी प्लान्ड है, पहले से प्लान की हुई हो, तो उसको भी हम प्रेजेंट इंडेफिनेट के माध्यम से बता सकते हैं, उसको भी हम प्रेजेंट इंडेफिनेट के माध्यम से बता सकते हैं। जैसे द मैच स्टार्ट्स एट 6 o'clock, है ना, द मैच स्टार्ट्स एट 6 o'clock, मतलब जो मैच है वो 6 o'clock को स्टार्ट होता है या होगा। ठीक है, तो ये इन फ्यूचर को एक्शंस को भी कभी कभी जो है प्रेजेंट के माध्यम से रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। नेक्स्ट है माय फ्रेंड्स लीव, मेरे फ्रेंड्स निकलते हैं, जाते हैं कितने बजे? 8 बजे, टुमारो फॉर दिल्ली, दिल्ली के लिए कल जो है 8 बजे निकलने वाले हैं या निकलेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से निकट भविष्य में जो घटनाएं घटने वाली है उनको भी हम इसके प्रेजेंट इंडेफिनेट या प्रेजेंट सिंपल के माध्यम से बता सकते हैं। ये प्रेजेंट इंडेफिनेट ये वही है क्या कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब के साथ एस या ईएस। देखेंगे इमेज क्या है? एक है, एक सिंगुलर है तो वर्ब में हमने क्या लगाया? एस या ईएस। माय फ्रेंड्स क्या है? एक से अधिक है, एक से अधिक है, केवल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस नहीं लगाया। नेक्स्ट समझते हैं कि टू एक्सप्रेस अ सबऑर्डिनेट क्लॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय इफ, व्हेन, इफ या व्हेन से शुरू होने लगे, क्योंकि सबऑर्डिनेट क्लॉज में अब ये बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है, बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है और बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, समझेंगे इसको। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनेट का यूज हम करते हैं क्लॉज में। सर ये क्लॉज होता क्या है? ठीक है, क्लॉज सेंटेंस का एक ऐसा टुकड़ा, क्लॉज किसी सेंटेंस का एक ऐसा टुकड़ा जिसके अंतर्गत कम से कम एक सब्जेक्ट हो और एक वर्ब हो, उसे हम कहते हैं क्लॉज। जैसे एक सेंटेंस आपके सामने दिया हुआ है कि इफ यू इनवाइट मी आई विल कम। ठीक है, यह एक स्टेटमेंट दिया हुआ है क्या कि इफ यू इनवाइट मी, अगर आप मुझे इनवाइट करते हैं तो आई विल कम, मैं आऊंगा। ठीक है, तो ये एक सब्जेक्ट एक वर्ब, ये हो गया एक क्लॉज, और आई विल कम ये हो गया एक क्लॉज। ठीक है, ये इतना बड़ा एक सेंटेंस है। इस एक सेंटेंस के अंतर्गत दो छोटे छोटे सेंटेंसेस आए हैं, एक बड़े सेंटेंस के अंतर्गत दो छोटे छोटे सेंटेंसेस आए हैं, और इन सेंटेंसेस में एक सब्जेक्ट है, एक वर्ब है, एक सब्जेक्ट है, एक वर्ब है, तो इन्हें हम कहते हैं क्लॉज। बात समझ में आई?
सेंटेंस का वह छोटा से छोटा टुकड़ा, सेंटेंस का वह छोटा से छोटा टुकड़ा जिसके अंतर्गत कम से कम एक सब्जेक्ट हो और कम से कम एक वर्ब हो, उसे हम क्या कहते हैं? क्लोज कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? क्लोज कहते हैं। अब बात ये हो रही है कि इस क्लोज में प्रेजेंट इंडेफिनिट का उपयोग कब किया जाता है। ठीक है, तो अगर कोई सा स्टेटमेंट, अगर कोई सा सेंटेंस या कोई सा स्टेटमेंट के अंतर्गत क्या आता है? इनके अंतर्गत आता है इफ आता है, इनके अंतर्गत इफ का यूज किया जाए, व्हेन का यूज किया जाए, अनलेस का यूज किया जाए, अनटिल का यूज किया जाए, as soon as long as, in case, before और आफ्टर का यूज किया जाए। ठीक है, यह बात तो समझ में आ गई, लेकिन एक बात और इन्होंने लिखी है कि फ्यूचर टाइम का भाव व्यक्त होता हो। कैसे देखेंगे? जैसे दो स्टेटमेंट हमको दिए हुए हैं, यहां पर दो स्टेटमेंट दिए हुए हों और अगर एक स्टेटमेंट हमें फ्यूचर इंडेफिनेट में दिया हुआ हो। सर ये फ्यूचर इंडेफिनेट क्या होता है? फ्यूचर इंडेफिनेट का मतलब होता है सब्जेक्ट प्लस विल या शैल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिया हो। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिया हुआ हो तो उसको हम बोलते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट। अगर एक स्टेटमेंट हमें फ्यूचर में दिया हुआ हो तो दूसरे स्टेटमेंट में इफ, व्हेन, अनलेस, अनटिल, एज सुन एज, ठीक है, इस तरीके के अगर वर्ड्स दिए हुए हों तो हम यहां पर सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ई एस मतलब फिफ्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। ठीक है, कब? जब यहां पर जो स्टेटमेंट दिया हो वह फ्यूचर सिंपल, सॉरी, जब वह फ्यूचर इंडेफिनाइट या फिर सिंपल फ्यूचर में दिया हुआ हो। अगर एक स्टेटमेंट हमें प्रेजेंट फ्यूचर इंडेफिनेट या फ्यूचर सिंपल फ्यूचर में दिया हुआ हो तो ऐसी स्थिति में हम यहां पर इन वर्ड्स के साथ हम प्रेजेंट इंडेफिनेट का यूज करते हैं। यह जोड़ी है धर्मवीर की जोड़ी, यह जोड़ी है धर्मवीर की जोड़ी। मतलब अगर यहां पर पहले स्टेटमेंट में इनके साथ यह है तो दूसरे में यह आएगा, और अगर दूसरे में यह फ्यूचर इंडेफिनेट दिया हुआ है तो पहले में प्रेजेंट इंडेफिनेट आएगा। ठीक है, इसको हम समझ सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनेट के साथ हम फ्यूचर इंडेफिनेट का यूज करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनेट के साथ हम फ्यूचर इंडेफिनेट का यूज करेंगे। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? किसके साथ? अगर इफ, अनलेस, अनटिल, एज सुन एज, इस तरीके के वर्ड्स दिए हुए। और ऐसे अलग से भी कुछ वर्ड्स होते हैं। जी हाँ, यहाँ पर आपको वे सारे वर्ड्स दिए हुए हैं कि किनके साथ, अगर ये वर्ड्स आपको कहीं पर दिखे, ये वर्ड्स अगर कहीं पर दिखे और इसके बाद आपको कुछ ना कुछ स्टेटमेंट देना हो, इसके बाद कुछ ना कुछ स्टेटमेंट देना हो, और अगर इस स्टेटमेंट के बाद यहां पर फ्यूचर इंडेफिनेट का यूज किया हो तो हम यहां पर प्रेजेंट इंडेफिनेट का यूज करेंगे। बात समझ में आ गई? कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? इन सारे वर्ड्स को रट लेंगे। कभी कभी एग्जाम में इसका अपोजिट कर दिया जाता है। कैसे? पहले आपको दे दिया जाएगा फ्यूचर इंडेफिनेट, फिर ये सारे वर्ड्स रहेंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट दिया हो ये वर्ड्स, और यहां पर ब्लैंक दे दिया जाएगा। तो आपको समझना है, क्या समझना है कि भैया अगर ये सारे वर्ड्स दिए हुए हो, एक स्टेटमेंट अगर फ्यूचर में दिया हुआ तो दूसरा किस में आना चाहिए? प्रेजेंट
इंडेफिनेट में आना चाहिए। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। ये क्लॉज है। क्लॉज का मतलब क्या होता है? सेंटेंस का वह छोटा से छोटा टुकड़ा जिसके अंतर्गत कम से कम एक सब्जेक्ट और कम से कम एक वर्ब का उपयोग किया जाए, वो क्या कहलाता है? क्लॉज कहलाता है। नेक्स्ट समझते हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस। इंपेरेटिव सेंटेंसेस शुरू करने में, जैसे ओबे यूर टीचर्स, प्लीज लेंड मी सम मनी। ठीक है, इस तरीके के सेंटेंस को भी प्रेजेंट इंडेफिनेट में कहा जाता है। अब यहां पर देखिए हो क्या रहा है, ये प्रेजेंट इंडेफिनेट इंपेरेटिव सेंटेंसेस में का स्ट्रक्चर है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इसको मोटे तौर पर अगर हम देखें कि वो होता किसके, तो ये इंपेरेटिव सेंटेंसेस, खैर कई लोग इसको जनरली क्या होता है कि सेंटेंसेस की अलग कैटेगरी है। सेंटेंसेस 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। एक होता है असरेटिव सेंटेंस, दूसरा होता है इंपेरेटिव, तीसरा होता है इंट्रोगेटिव, ठीक है, एक्सक्लेमेटरी, ऑप्टेटिव। कभी कभी इसको 4 कैटेगरी के अंतर्गत ही बांट दिया जाता है। तो ये इंपेरेटिव ये अपनी अलग कैटेगरी है। ठीक है, इसको हम अभी ये समझ सकते हैं कि इसको हम टेंस में नहीं इंक्लूड करते। होता है एक स्थिति में टेंस में इंक्लूड हो जाता है, लेकिन सामान्यतः अभी इसको टेंस में इंक्लूड हम नहीं करते। पोजीशन दिखाने के लिए, क्या दिखाने के लिए? पोजीशन। अब पोजीशन किस तरीके से दिखाया जाता है? देखिए, जब मैं कहूंगा कि बिलोंग, मतलब कहीं ना कहीं इस चीज पर मेरा अधिकार है। ऑन मतलब यही, इसका मतलब भी है अधिकार। हैव या हैज, इसका मतलब भी अधिकार। जनरली इन तीनों का मतलब होता है कि उस पर्टिकुलर चीज पर हमारा अधिकार है। ठीक है, जैसे दिस बुक बिलोंग्स टू मी, यह किताब जो है मुझे बिलोंग करती है, मतलब ये इस किताब पर मेरा अधिकार है। अब ये दिस बुक सिंगुलर थी, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, यह किताब किसकी थी? यह मेरी है। दिस बुक सिंगुलर है, सिंगुलर है इसलिए वर्ब के साथ एस या ईएस बिलोंग्स लगा दिया। शी ऑन्स, शी सिंगुलर है इसलिए ऑन वर्ब के साथ एस या ईएस शी ऑन से लगा दिया। ही हैज अ बाइक, ये हैव या हैज क्या होता है? तो हैव या हैज जब हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म की बात करते हैं तो हम हैव का यूज करते हैं, और उसके साथ एस या ईएस लगाने की बात करते हैं तो हैज का यूज करते हैं। तो ही नीचे वाली कैटेगरी है, मतलब ही शी नेम इट सिंगुलर को हम सिंगुलर के अंतर्गत रखते हैं, और सिंगुलर के साथ एस या ईएस लगाया जाता है, मतलब हैज का यूज किया जाता है। ठीक है, तो हम किसी चीज पर अपना अधिकार दिखाना हो तो उसके लिए भी हम इन्हीं का यूज करते हैं। नेक्स्ट समझते हैं इन न्यूज़पेपर हेडलाइंस, कि न्यूज़पेपर की हेडलाइंस जो होती है वह भी भूतकाल की घटना का विवरण देने के लिए, पास्ट की इंसिडेंट को डिस्क्राइब करने के लिए भी अगर न्यूज़पेपर की हेडलाइन है तो वह प्रेजेंट इंडेफिनेट में रहेगी। न्यूज़पेपर की मोस्टली जो हेडलाइंस होती है वह किस में होती है? वह भी प्रेजेंट इंडेफिनेट में होती है। जैसे कांग्रेस विन्स इलेक्शन इन बिहार, कि भाई कांग्रेस जो है बिहार में इलेक्शन से जीतती है। पीस टॉक्स फेल, कि जो शांति की जो बातें होती है वो फेल हो गई। तो ये कहीं ना कहीं अगर पास्ट के इंसिडेंट को न्यूज़पेपर में डिस्क्राइब किया जा रहा है और उसकी हेडिंग लिखना है तो पास्ट की इंसिडेंट होने के बाद भी उसे डिस्क्राइब किस स्ट्रक्चर के माध्यम से किया जाएगा? इसी स्ट्रक्चर के माध्यम से किया जाएगा, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। कहाँ पर? न्यूज़पेपर की हेडलाइन। न्यूज़पेपर की हेडलाइन जब लिखी हुई होगी तो एक सब्जेक्ट होगा, उस सब्जेक्ट के साथ अगर सिंगुलर है तो वर्ब में एस या ईएस लगा हुआ मिलेगा, अगर वह सब्जेक्ट प्लूरल है तो केवल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मिलेगा, ऑब्जेक्ट मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट समझते हैं टू एक्सप्रेस ह्यूमन फीलिंग्स, इमोशंस एंड मेंटल एक्टिविटी। ठीक है, हमारे ह्यूमन फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए, इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए और मेंटल एक्टिविटी को एक्सप्रेस करने के लिए भी प्रेजेंट इंडेफिनेट का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? प्रेजेंट इंडेफिनेट। जैसे किसी ने कहा कि भैया आई हेट बेगर्स, किसी ने कहा कि भैया आई हेट बेगर्स, तो ये उसके इमोशंस हो गए, ये उसके क्या हो गए? इमोशंस हो गए। तो यह भी किस में यूज किए गए हैं? प्रेजेंट इंडेफिनेट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। आई अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम, मैं आपकी समस्या को समझता हूं, मैं आपकी समस्या को समझता हूं, तो यहां भी क्या हुआ? आई के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, आई फील, मैं महसूस करता हूं दैट आई शुड नॉट वेक्स हर। ठीक है, नेक्स्ट है आई थिंक, मुझे लगता है कि ही इज ऑलवेज राइट, मुझे लगता है कि वो हमेशा राइट है।
नेक्स्ट समझते हैं, हियर और देयर से स्टार्ट होने वाले, हियर और देयर से स्टार्ट होने वाले एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में, हियर और देयर से स्टार्ट होने वाले एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में सिंपल प्रेजेंट टेंस का उपयोग किया जाता है। किसका प्रयोग होता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग होता है। जैसे हियर, अब ध्यान रखना, ये हियर और देयर से जो सेंटेंसेस स्टार्ट होते हैं एक्सक्लेमेटरी, हियर और देयर से जो सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी स्टार्ट होते हैं, और अगर एक्सक्लेमेटरी नहीं भी है, अगर एक्सक्लेमेटरी नहीं भी है तब भी हियर और देयर से अगर सेंटेंस की शुरुआत होती है तो फिर ध्यान रखना वर्ब पहले आती है और इसके बाद सब्जेक्ट का उपयोग होता है। अगर सेंटेंस हियर और देयर से स्टार्ट हो रहा है तो वर्ब पहले आएगी और सब्जेक्ट बाद में आता है। ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में विशेष रूप से ऐसा होता है। जैसे हियर कम्स द बस, तो यह जो कम से यूज किया गया है ये हियर के हिसाब से नहीं यूज किया गया है, इस बस के हिसाब से यूज किया गया है। बस सिंगुलर है इसलिए यहाँ पर एस या ई एस का यूज किया गया है। देयर गोज द बस, ठीक है, तो ये द बस भी यहाँ पर भी सिंगुलर है इसलिए वर्ब के साथ एस या ई एस लगाया हुआ। तो हियर और देयर से स्टार्ट होने वाले जो सेंटेंस रहते हैं उनमें प्रेजेंट इंडेफिनेट का तो यूज किया जाता है, लेकिन पहले वर्ब आती है और सब्जेक्ट बाद में आता है। ये हियर और देयर जो दो एडवर्ब है, हियर और देयर क्या है? दो एडवर्ब है, और इनसे सेंटेंस जो शुरू होता है उसमें हेल्पिंग वर्ब या वर्ब पहले आती है और सब्जेक्ट बाद में आता है। ठीक है, नेक्स्ट, इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस बिगिनिंग विथ सी, here, there to express is actually talking place in the present। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले हमने बात करी थी, क्या कहा था कि ये here, there, ठीक है, और ये सी का नहीं रहेगा इसमें जनरली। here और देयर से स्टार्ट होने वाले स्टेटमेंट में क्या होता है कि ये दो तरीके से यूज़ किए जाते हैं। इनको हम ये किस तरीके से बताते हैं? तो इनमें भी हम प्रेजेंट इंडेफिनेट का यूज़ करते हैं, इसमें भी हम किसका यूज़ करते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनेट का यूज़ करते हैं। हम क्या पढ़ रहे हैं भैया? हम प्रेजेंट इंडेफिनेट का यूज़ पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? प्रेजेंट इंडेफिनेट का यूज़ पढ़ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट समझते हैं, इन टेंस का प्रयोग मेंटल एक्टिविटी को बताने के लिए, ठीक है, इमोशंस और फीलिंग, अभी थोड़ी देर पहले ये रिपीट हो रहा है कहीं ना कहीं, ठीक है, तो इसे बताने के लिए, जैसे वी बिलीव इन गॉड। अब कई बार होता क्या है, इसमें बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट यहाँ निकल करके आएगा। आपको दिया हुआ रहेगा कि वी आर बिलीविंग इन गॉड, या फिर वी बिलीव इन गॉड। ठीक है, अब ये सेंटेंस दोनों आपको दिखने में बहुत सही लगेंगे। ठीक है, जैसे आई एम थिंकिंग, या आई थिंक की जगह मान लो कि आपने क्या लिखा हुआ देखा, आई एम थिंकिंग, में सोच रहा हूं। ठीक है, तो अगर ये आपके ह्यूमन इमोशंस की बात हम कर रहे हैं, फीलिंग्स की बात कर रहे हैं, मेंटल स्टेटस की बात कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में ध्यान रखना, भले ही वो स्थिति कॉन्टिन्यूअस वाली हो, लेकिन उसे हम एक्सप्रेस किस में करेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनेट में करेंगे। जैसे कि एक बहुत ही प्यारा एग्जाम्पल आपको मैं देता हूं, पोजेशन वाला भी जो अपन ने बात करी थी। ठीक है, जैसे हमने क्या बोला, शी ऑन्स अ हाउस और ही हैज़ अ बाइक। कई बार अगर आप ऐसा देख रहे हैं कि ही इज हैविंग अ बाइक, अगर इस तरीके का कोई सा स्टेटमेंट आपको दिख रहा है तो वह स्टेटमेंट रॉन्ग होगा, वह स्टेटमेंट गलत होगा। क्यों? क्योंकि जो पोजेशन दिखाने वाली जो वर्ब होती है, वो कंटिन्यूअस में उनको कभी उपयोग नहीं किया जाता है। उनको किस में यूज़ किया जाता है? प्रेजेंट इंडेफिनेट में ही यूज़ किया जाता है। जैसे अगर ऐसा हुआ लिखा हुआ दिखे आपको कि शी इज ऑनिंग अ हॉर्स, तो वह गलत हो जाएगा, वह स्टेटमेंट क्या होगा? गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि ये ऑनिंग मतलब अधिकार बताना, हैविंग मतलब भी अधिकार बताना, और जो वर्ब अधिकार बताने वाली वर्ब होती है, कौन कौन सी वर्ब है? एक है ऑन, एक है बिलोंग, एक है हैव या हैज। ठीक है, अधिकार बताते समय इनके साथ हम आईएनजी का उपयोग नहीं करेंगे। अधिकार बताते समय हम इनके साथ वर्ब का आईएनजी फॉर्म उपयोग नहीं करेंगे। ठीक है, इन द सेम वे, ठीक
ठीक है। इसी तरीके से जो इमोशंस बताते हैं कि भाई वी बिलीव इन गॉड, हम ईश्वर में विश्वास करते हैं, अगर हम ऐसा बोल रहे हैं कि वी आर बिलीविंग इन गॉड, हम ईश्वर पर विश्वास कर रहे हैं, तो वह गलत हो जाएगा। ठीक है, वी बिलीव इन गॉड सही रहेगा। आई एम थिंकिंग, अगर आप बोल रहे हैं सोचते समय कि भैया मैं सोच रहा हूँ इस विषय पर, तो आई एम थिंकिंग गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो थिंक वर्ब है, अगर आप सोचने की प्रक्रिया की बात कर रहे हैं तो हम आईएनजी का उपयोग नहीं करेंगे, तो हम इसके साथ आईएनजी का उपयोग नहीं करेंगे। इन वर्ब्स का यूज हमेशा, या इन वर्ब्स का यूज मोस्टली जो है वह प्रेजेंट इंडेफिनेट में ही किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है? प्रेजेंट इंडेफिनेट में। अब बहुत ही प्यारा स्टेटमेंट आ रहा है। ठीक है, मेंटल एक्टिविटी, कौन कौन सी ऐसी वर्ब है जिनका उपयोग हम आईएनजी में नहीं करते? ऐसी कौन कौन सी वर्ब है जिनका उपयोग या जिनके साथ हम वर्ब का आईएनजी फॉर्म नहीं लगाते? अगर इनसे हम किसी मेंटल एक्टिविटी की बात कर रहे हैं, अगर हम इनसे किसी मेंटल एक्टिविटी की बात अगर हम कर रहे हैं, तो फिर इनके साथ हम आईएनजी नहीं लगाएंगे। आई एम इमेजिनिंग कभी नहीं होगा। क्या होगा? आई इमेजिन होगा। आई एम इमेजिनिंग कभी नहीं होगा, आई इमेजिन होगा। ठीक है, आई एम मीनिंग कभी नहीं होगा, आई मीन होगा। मतलब इन सारी वर्ब्स का यूज अगर हम मेंटल एक्टिविटी के रूप में कर रहे हैं, तो ध्यान रखना इनके साथ या तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, या फिर इनके साथ ज्यादा से ज्यादा एस या ईएस लग जाएगा। ठीक है, इन वर्ब्स का उपयोग हम प्रेजेंट इंडेफिनेट में ही करेंगे। कॉन्सेप्ट बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है, बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट है, और कई बार एग्जाम्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्या कर लिया जाता है उसमें? ऐसा लिखा जाता है कि लिखा हुआ रहता है कि आई एम स्मेलिंग फ्रेग्रेंस, इस तरीके का स्टेटमेंट आता है। आपको लगता है कि मैं खुशबू ले रहा हूं, लेकिन ध्यान रखना यह स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाता है, गलत हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि एक स्मेलिंग करना एक मानसिक स्थिति है। ठीक है, एक एक्टिविटी है जो हमारे परस्यू किया जाता है, और ऐसी स्थिति में इनके साथ कभी भी वर्ब का आईएनजी फॉर्म नहीं लगाया जाता है। इनके साथ कभी भी वर्ब का आईएनजी फॉर्म नहीं लगाया जाता है। इसको हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में नहीं बताते हैं, इसको हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में उपयोग नहीं कर रहे हैं। कौन कौन सी ऐसी वर्ब्स है? तो ऐसी वर्ब्स में है इमेजिन, मीन, हियर। अरे भैया मैं गाने सुन रहा हूं, आई एम हियरिंग सॉन्ग, गलत हो जाएगा। स्मेल गलत, मतलब ये फर्स्ट फॉर्म में रहेगा, इसके साथ आईएनजी नहीं होगा। ठीक है, अपीयर, सीम, वांट, विश, ऐसा नहीं होगा कि आई एम वांटिंग कार लिखोगे तो गलत हो जाएगा, आई वांट कार करेक्ट होगा। आई एम विशिंग यू गुड मॉर्निंग, तो ये गलत हो जाएगा, आई विश यू गुड मॉर्निंग। ठीक है, हेट, होप, रिफ्यूज, प्रीफर, थिंक, सपोज, बिलीव, लव, लाइक, फील, लुक, ये सारी वर्ब्स बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ब्स है। इनमें एग्जाम्स में क्या होता है? कॉन्टिन्यूअस दे दिया जाता है, इनके साथ एम इज आर लगा देंगे और विन वर्ब्स के साथ आईएनजी लगा दिया जाएगा। तो ऐसी स्थिति में यह गलत होती है। आपको ध्यान रखना है, बात हम कर रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनेट की, और प्रेजेंट इंडेफिनेट की बात अगर जब कर रहे हैं तो ये कॉन्सेप्ट ये माइंड में सेट करके रख लेना कि ये जितने भी वर्ब्स है इनका उपयोग हम प्रेजेंट इंडेफिनेट में ही करेंगे मोस्टली। ठीक है, like, feel, look, agree, consider, trust, remember, forget, know, desire, understand, notice, recognize, see, etc. का प्रयोग मेंटल एक्टिविटी को अभिव्यक्त करने के लिए किया जाता है। अतः इन सारी वर्ब्स का सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम उपयोग करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट समझते हैं। किसी आयोजन का आंखों देखा हाल बताने के लिए, जैसे आप कमेंट्री करते हैं, इसको हम कमेंट्री कहते हैं। ठीक है, कि भाई मैच चल रहा है, मैच की कमेंट्री की जा रही है, कोई सा भी मैच चल रहा है और कमेंट्री की जा रही है, कोई सी भी एक्शन चल रही है उसकी कमेंट्री की जा रही है। तो ऐसी स्थिति में उस कमेंट्री को किसमें यूज किया जाएगा? वहां पर जो स्ट्रक्चर यूज किया जाएगा वह भी प्रेजेंट इंडेफिनेट होगा। वहां पर जो स्ट्रक्चर यूज किया जाएगा वह भी प्रेजेंट इंडेफिनेट। पठान कम्स एंड बॉल्स मलिक। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ कि भाई पठान आते हैं एंड बॉल्स और बॉलिंग डालते हैं किसको? मलिक को। तो यहां पर ये कौन से? प्रेजेंट इंडेफिनेट, वर्ब के साथ एसीआईएस, वर्ब के साथ एसीआईएस मतलब प्रेजेंट इंडेफिनेट। ठीक है, मलिक लिफ्ट्स द बॉल, मलिक जो है वो बॉल को उठाता है। तो नेक्स्ट है सचिन टेक्स अ लॉ कैच, सचिन जो है जो लॉ कैच है उसको पकड़ लेता है। मलिक गोज बैक टू द पेविलियन, और मलिक जो है वापस पेविलियन की तरफ बढ़ते हैं, आगे जाते हैं।
ठीक है। तो कमेंट्री जब भी आप करो तो कमेंट्री करते समय स्ट्रक्चर यही फॉलो करना है। कौन सा? प्रेजेंट इंडेफिनेट वाला। प्रेजेंट इंडेफिनेट का स्ट्रक्चर क्या है? V1 या V5। V5 मतलब वर्ब के साथ एस या ES जुड़ जाए, ठीक है। नेक्स्ट समझते हैं। तो इस तरीके से हमने सारे रूल्स के बारे में बात की। प्रेजेंट इंडेफिनेट, अभी तक आपने क्या सुना था कि प्रेजेंट इंडेफिनेट मतलब आदत बता देते हैं, डेली रूटीन बता देते हैं। अरे भैया, प्रेजेंट इंडेफिनेट आदत या डेली रूटीन तक सीमित नहीं है, लिमिटेड नहीं है, लगभग 15 रूल्स है इसमें है, ठीक है। तो और ऐसे बहुत सारे अलग अलग रूल्स होते हैं, पर लेकिन हमने हर एक एग्जाम के ध्यान में रखते हुए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लिया है। और हम भी यह बिल्कुल भी नहीं चाहते कि आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो, ठीक है। इसलिए हमने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस को ध्यान में रखते हुए ये 15 रूल्स जो है आपके लिए लेकर के आए हैं, ठीक है। तो आप इनको रिवाइज कीजिएगा। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो आप इस वीडियो को एक बार और दोहरा करके इसको ध्यान करके लिखिएगा और नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। और हाँ, अगर आपको हमारा कोर्स लेना चाहते हैं या फिर आप चाहते हैं कि थोड़ा सा हमें और डेप्थ में और अच्छे तरीके से चीज़ें मिले, तो आप किसी भी एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, कॉम्पिटिटिव जिसमें इंग्लिश पूछी जाती है, तो आप हमारा एक इंग्लिश ग्रामर का कंप्लीट कोर्स है जिसके बारे में आपको बता देता हूँ, जिसमें लगभग सारी एग्जाम्स को हमने कवर कराने की कोशिश की है। और इस कोर्स की सबसे अच्छी खासियत क्या बात है कि इसमें टॉपिक वाइज आपको लाइव टेस्ट मिलता है। टॉपिक वाइज कि मान लो कि नाउन पढ़ा गया है तो नाउन से रिलेटेड उसमें बहुत सारे क्वेश्चन उसमें इंक्लूड करेंगे ताकि वो जो नाउन का टॉपिक आपने पढ़ा है उसके अच्छे से प्रैक्टिस हो सके, ठीक है। और हमने प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन को भी इंक्लूड इसमें करने की कोशिश की है जो प्रीवियस ईयर्स के एग्जाम में आए हैं, ताकि आप उस कॉन्सेप्ट को समझ लें कि आखिर एग्जाम्स में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, ठीक है। प्रैक्टिस शीट्स मिलेगी आपको, नोट्स भी मिलेंगे इसमें, और बेसिक टू एडवांस शून्य से शिखर की यात्रा तय की जाएगी, ठीक है। तो आप इस कोर्स के बारे में अधिक जानकारी अगर आप लेना चाहते हैं तो ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, इस पर कॉन्टैक्ट करके आप बात कर सकते हैं, ठीक है। कहां से सर हम ये कोर्स को परचेस कर सकते हैं? तो भैया आप गूगल प्ले स्टोर पर जाइएगा और वहां मास स्टडी ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। जैसे ही मास स्टडी MASSSTUD वहां आप डालते हैं तो आपको इस तरीके का कुछ लोगो दिखाई देगा, ठीक है। उसको आप इंस्टॉल कर लीजिएगा, आपको हमारे अलग अलग कोर्सेज की जानकारी। लेकिन अगर आप कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं ना, तो ये ग्रामर का कोर्स आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा। नेक्स्ट है सर हम स्पोकन इंग्लिश बोलना चाहते हैं, हम स्पोकन इंग्लिश को इंप्रूव करना चाहते हैं। सर हम तो ग्रामर पढ़ना चाहते हैं लेकिन हमारा छोटा भाई है जिसके हम स्पोकन इंग्लिश इंप्रूव कराना चाहते हैं, तो आप इसके लिए स्पोकन इंग्लिश के कोर्सेज ले सकते हैं, ठीक है। एक हमारा कोर्स स्पोकन इंग्लिश का है, बेस्ट स्पोकन इंग्लिश बैच, जिसमें 0 से हीरो लेवल, मतलब अगर आपको लग रहा है कि सर हमको इंग्लिश कुछ नहीं आती और हम इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो फिर ये कोर्स आपके लिए रहेगा, ठीक है। इसमें 6 मंथ का ड्यूरेशन रहेगा, बेसिक से एडवांस लेवल रेगुलर होमवर्क दिया जाएगा, 50+ लाइव क्लासेस रहेगी, ठीक है। एक्सपर्ट एडवांस बैच, सर हम इंग्लिश तो बोल लेते हैं लेकिन हम और एक्सपर्ट अपने आप को बनाना चाहते हैं, तो फिर आपके लिए ही स्पेशली लेकर के आए हैं एक्सपर्ट एडवांस इंग्लिश बैच, जिसका 3 मंथ्स का ड्यूरेशन रहेगा, डेली लाइव क्लासेस रहेगी, एडवांस लेवल कन्वर्सेशन बेस्ड प्रैक्टिस कराई जाएगी, डिबेट होंगे, इंटरव्यूज प्रिपरेशन करवाई जाएगी, और तो और फ्री PDF नोट्स भी आपको मिलेंगे इस कोर्स में। नेक्स्ट है, अगर आप चाह रहे हैं कि भाई हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं जो कि जिनको हम स्पोकन इंग्लिश कराना चाहते हैं लेकिन कहीं ना कहीं व्हीकल नहीं मिलता है, कि हमारे क्षेत्र में कोई कोचिंग नहीं है, ठीक है, तो आप हमारे ये किड्स के स्पोकन बैच उससे ज्वाइन करा सकते हैं, जो कि घर बैठे बच्चा आपकी नज़रों के सामने रहेगा और वहाँ पर आप जो है उसको इंग्लिश सिखा सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको 3 मंथ का ड्यूरेशन मिलेगा, डेली इंग्लिश कन्वर्सेशन रहेगी, बच्चे की इंग्लिश जो है एकदम साउंड हो जाएगी, एक बढ़िया हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है प्राइम वोकेबुलरी, सर हमको सब कुछ आता है लेकिन हम बोलते बोलते अटक जाते हैं। भाई साहब क्यों अटक जाते हैं? सर हम बोलते बोलते अटक इसलिए जाते हैं कि हमको शब्द याद नहीं आ पाते, हमको वर्ड्स याद नहीं आते, तो फिर आपके लिए स्पेशल ये प्राइम वोकेबुलरी बूस्टर कोर्स है, ठीक है, जिसमें आपके अंग्रेजी शब्दकोश का महासागर मिलेगा, 2 मंथ का ड्यूरेशन रहेगा, फुली लाइव क्लासेस रहेगी, लगभग 5000 वर्ड्स को हमने कवर कराया है, और ये वर्ड्स वे वर्ड्स रहेंगे जो डे टू डे लाइफ में यूज किए जाते हैं, ठीक है। ईडियम्स, फ्रेजेस, प्रैक्टिस शीट दी जाएगी, PDF नोट्स दिए जाएंगे, ठीक है। सर सब कुछ आता है, ठीक है, लेकिन हम कई बार इंग्लिश कोचिंग हमने जानने की कोशिश की, हम कोचिंग में जाकर के बैठे भी, लेकिन जब हम कुछ बोलते हैं ना तो सब बच्चे देख करके हमको हंसने लग जाते हैं, ठीक है। हम इस कारण से हमें इंग्लिश कोचिंग ज्वाइन करने की इच्छा नहीं होती। तो आपके लिए फिर हम लेकर के आए हैं पर्सनल इंग्लिश ट्रेनर, मतलब जहाँ पर आप रहेंगे और ट्यूटर रहेगा, आपको पर्सनली हर चीज़ समझाई जाएगी, जो भी डाउट रहेगा। और हाँ, और सबसे अच्छी बात क्या है कि आप इंग्लिश बोलेंगे तो वो ध्यान से सुनेंगे और कहाँ पर आपको किस तरीके से करेक्ट करना है,
को किस तरीके से आप बेस्ट वे में किसी चीज़ को एक्सप्रेस कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें बताई जाएगी। इसमें आपकी क्लास में केवल आप रहेंगे और टीचर रहेंगे, 1-to-1 लाइव क्लासेस रहेगी, बेसिक से एडवांस लेवल हर चीज़ पढ़ाई जाएगी। इसमें प्रैक्टिस शीट दिए जाएंगे, PDF नोट्स, ठीक है, और सब कुछ। ठीक है सर, हम अगर घर पर सीखना चाहते हैं कि सर हमको सीखना चाहते हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास कोई किताब नहीं है ऐसी, तो आपके लिए स्पोकन इंग्लिश बुक बेस्ट बुक लाए हैं, जिसमें सारी चीज़ें हमने कवर करने की कोशिश की है। ठीक है, ये आप हमारा नंबर नोट कर सकते हैं। कोई भी डाउट है या किसी भी चीज़ तरीके का कोर्स आप परचेस करना खरीदना चाहते हैं, परचेस करना चाहते हैं, तो आप इसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर आपको लग रहा है कि नहीं सर हमको ठीक ठाक आता है, लेकिन हम अपने आप को थोड़ा सा इवेल्यूएट करना चाहते हैं कि हम कहाँ पर स्टैंड करते हैं, तो हमारी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। ठीक है, ये अलग अलग टेस्ट सीरीज, डेली यूज सेंटेंसेस की टेस्ट सीरीज रहेगी, ये वोकेबुलरी की टेस्ट सीरीज रहेगी, तो बहुत कुछ है। आप इसके लिए क्या करें, आप हमारा मास स्टडी ऐप डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, इसमें फिर बहुत सारे कोर्सेज है, आपके अनुकूल, आपके हिसाब से जो भी आपको कंफर्टेबल जिसमें भी फील कर रहे हैं, वो कोर्स आप परचेस कर सकते हैं। एक बार विजिट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।